हेलो एवरीवन, वेलकम टू एहसान हसीन लेक्चर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले एहसान हसीन लेक्चर को सब्सक्राइब करें और आई बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज अपन बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर की ओबीजी और गाइनो के अंदर। ठीक है, तो इसमें से एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर में दो डिसऑर्डर जनरली देखने को मिलते हैं। एक होता है पॉली हाइड्रो एमनियोज, ठीक है, और एक होता है ओलिगो हाइड्रो एमनियोज। ओलिगो हाइड्रो एमनियोज। आज अपना लेक्चर जो होगा वो होगा पॉली हाइड्रो एमनियोज पे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डिटेल में कि पॉली हाइड्रो एमनियोज की कंडीशन क्या होती है और उसका क्या असर पड़ता है फीमेल पे। ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल में। तो अपन बात कर रहे हैं पॉली हाइड्रो एमनियोज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड की। तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेक्चर है वो अपना ओबीजी गाइनो लिस्ट में जो है दे रखा है। अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ें। अपन बात करेंगे आज पॉली हाइड्रो एमनियोज की। ठीक है, तो पॉली हाइड्रो एमनियोज होता क्या है? तो नाम से पता चल रहा है कि पॉली मीन्स मेनी या बहुत सारा, हाइड्रो एमनियोज मीन्स एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एमनियोटिक कैविटी होती है, ठीक है, ये फीटस है। ठीक है, इस फीटस के सराउंडिंग में जो एमनियोटिक कैविटी होती है वहाँ पे क्या भरा होता है? एमनियोटिक फ्लूइड। तो इस एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? एक्सेस में हो जाएगा। मीन्स अपन कह सकते हैं कि अमाउंट कितना हो जाएगा? 2 लीटर से ज़्यादा होगा। उस कंडीशन में क्या कहा जाएगा? पॉली हाइड्रो एमनियोज। और ये अमाउंट अगर 500 ml से कम हो जाए तो उसे अपन आएंगे ओलिगो हाइड्रो एमनियोज। ठीक है, ठीक है, 200 ml से कम हो जाए उसे अपन आएंगे ओलिगो हाइड्रो एमनियोज। बट अपना फोकस किस पर रहेगा? पॉली हाइड्रो एमनियोज। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि 2 लीटर से ज़्यादा अगर एमनियोटिक फ्लूइड उस कंडीशन में क्या कहा जाता है? पॉली हाइड्रो एमनियोज। अब क्या होता है कि इस मीन्स एमनियोटिक फ्लूइड की डिटेक्शन के लिए एक अपन ने तरीका पढ़ा था, वो होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। इसमें अपन क्या करते हैं कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी को यूज़ करके जो फीमेल का यूट्रस है, जहाँ पर ये यूट्रस है, वहाँ पे जो एमनियोटिक कैविटी में जो फिटस है वहाँ का अपन क्या करते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं और इसको जो है क्वाड्रेंट को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब क्या होगा कि इसके अंदर चारों क्वाड्रेंट की वैल्यू को अपन क्या करते हैं? मीन्स ये एक क्वाड्रेंट, इसमें क्या होगा? सिंगल डीपेस्ट पॉकेट होगी। ठीक है, उसको मेजर किया जाएगा। अब एक, अगर मैं इस एक की बात करूं, ठीक है, तो अपन ये कह रहे हैं सिंगल डीपेस्ट पॉकेट मतलब एसडीपी। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 2 से 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज है। अगर इस रेंज के अंदर सिंगल डीपेस्ट पॉकेट अगर इस रेंज में है तो वो क्या है? नॉर्मल कंडीशन है। बट ये रेंज अगर 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाती है? पॉली हाइड्रो एमनियोज। और 2 सेंटीमीटर से नीचे ले जाए उसे अपन ये कहते हैं ओलिगो हाइड्रो एमनियोज। तो एक तो क्या होता है? सिंगल डीपेस्ट पॉकेट होता है। ये सिंगल डीपेस्ट पॉकेट होता है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स अपन ये करते हैं कि इस क्वाड्रेंट की निकालेंगे सिंगल डीपेस्ट पॉकेट, इसको इन चारों क्वाड्रेंट की जो है निकाल कर उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ऐड करने के बाद में वैल्यू अगर 5 से 25 सेंटीमीटर के बीच में आती है तो ये क्या कहलाती है? नॉर्मल रेंज कहलाती है। बट अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की वैल्यू 25 से ज़्यादा होती है उसे अपन क्या कहेंगे? पॉली हाइड्रो एमनियोज। और लेस देन 5 सेंटीमीटर होता है उसे अपन कहेंगे ओलिगो हाइड्रो एमनियोज। मीन्स दो तरीके हैं। अपन क्या करते हैं कि ये वाला पार्ट क्या है? अम्बिलिकस वाला पार्ट, इसको अपन ने 4 क्वाड्रेंट में बांटा और अल्ट्रासोनोग्राफी में अपन देखते हैं इन चारों पॉकेट का अगर अपन टोटल करते हैं, ऐड करने के बाद वैल्यू अगर 5 से 25 सेंटीमीटर के बीच में आती है तो क्या होती है? नॉर्मल रेंज। अगर ये वैल्यू 25 से ज्यादा आती है उसे अपन क्या कहते हैं? पॉली हाइड्रो एमनियोज। और लेस देन 5 आती है उसे अपन कहते हैं ओलिगो हाइड्रो एमनियोज। अब इन चारों की जगह में एक पर्टिकुलर एक क्वाड्रेंट को पकड़ो जहाँ पे अपन वो अम्बिलिकल कॉर्ड और फिटल पार्ट जो है वो नहीं है, वहाँ की अपन सिंगल डीपेस्ट पॉकेट की अगर बात करें तो उसकी नॉर्मल रेंज 2 to 8 सेंटीमीटर होती है। अगर 8 से ज़्यादा है तो उसे अपन कहेंगे पॉली हाइड्रो एमनियोज। तो इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, ये तो अपन ने बात करी कि अपन कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। कि डेफिनेशन की एनाटॉमिकल डेफिनेशन तो क्या हो जाएगी कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोटिक कैविटी में अगर एमनियोटिक फ्लूइड 2 लीटर से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे? पॉली हाइड्रो एमनियोज। क्लिनिकल कंडीशन, क्लिनिकल डेफिनेशन की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि एमनियोटिक फ्लूइड के एक्सेस होने की वजह से क्या होगा कि मदर जो होगी वो क्या होगी? डिस्कम्फर्ट महसूस करेगी, क्योंकि एब्डोमेन जो रीजन है उसमें क्या हो जाएगा? डिस्टेंशन हो जाएगा। ठीक है, और वहां पर अपन क्या करेंगे? ये जो एब्डोमिनल लाइन होती है मीन्स लॉन्जिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है या ओब्लिक है या प्रेजेंटेशन कौन सा है वो पता लगाना क्या होता है?
डिफिकल्ट होता है, उस केस में अपन क्या करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। तो ये क्या डेफिनेशन हो गई, क्लिनिकल डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को दो डेफिनेशन देखने को मिलती है। क्लिनिकल डेफिनेशन में क्या हो जाएगा कि अगर फ्लूइड जो है, एमनियोटिक फ्लूइड वो एक्सिस में है, जिसकी वजह से मदर को क्या हो रहा है, जिसमें मदर जो है उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, या प्रेग्नेंट मदर जो है उसको, प्रेग्नेंट लेडी जो है उससे क्या हो रहा है, डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, और उसके अंदर अपन क्या करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, और उसमें अपन उसका लाइव और प्रेजेंटेशन का पता लगाते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की। या मैं बात करूं तो ये मोस्ट कॉमन कॉज जो है, या फिर मोस्टली ये कौन सी किसमें देखने को मिलता है, जो मल्टीपेरा वुमेन होती है उसके अंदर जो है पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी, अब इटियोलॉजी में क्या होंगी, दो चीजें, दो कंडीशन आएगी। पहली आएगी फिटल कंडीशन, और दूसरी कंडीशन आएगी, एक तो होगी फीटल कंडीशन और एक होगी मैटरनल कंडीशन। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ पे क्लियर आउट करें तो इटियोलॉजी जो होती है पॉलीहाइड्रोएमनियोस की, वो 50 से 60% केसेस के अंदर कैसी होती है, इडियोपैथिक होती है। 50 to 60% केसेस में कैसी है, इडियोपैथिक है। मींस उसका जो रीजन है एग्जैक्ट वो क्या है, अननोन है। बाकी बचे हैं परसेंटेज में फिटल और मेटल कुछ हो सकता है, जैसे कि फिटल एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है। अब फिटल एब्नॉर्मलिटीज में जनरली यहाँ पे स्ट्रक्चरल देखने को मिल सकते हैं। मींस यहाँ पे क्या होगा, कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन, कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन। इस कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन में स्ट्रक्चरल और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है, स्ट्रक्चरल एंड क्रोमोसोमल। अब बात करेंगे अपन वन बाय वन की फिटल के अंदर कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है। ठीक है, तो फिटल के अंदर हम बात कर रहे हैं कि पैदाइश मींस कॉन्जेनिटली क्या है, कुछ एब्नॉर्मलिटीज हैं। जैसे कि पहली एब्नॉर्मलिटीज की अगर मैं बात करूं तो क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है, क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन है। अगर क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन है तो क्या होगा कि जनरली क्या होता है कि जब एमनियोटिक फ्लूइड का सिक्रीशन मींस अपन ने जब एमनियोटिक फ्लूइड का लेक्चर देखा था, वहाँ पे क्या पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है कि इंट्रायूटेराइन लाइफ में बाद में जब यूरिन फॉर्मेशन होता है तो वो भी एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बढ़ाता है, और उसमें से वो जो फिटस है वो जब उसको स्वेलो करता है तो उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। ये मैकेनिज्म नॉर्मल चलती है। अब क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन होगी मींस, तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चा जो होगा या फिटस जो है वो क्या होगा, स्वेलो नहीं कर पाएगा, अनेबल टू स्वेलो। जब वो स्वेलो नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, अपन को पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन देखने को मिलेगी। जनरली क्या होता है, इंट्रायूटेराइन में जो 12 वीक होता है वहां पे क्या होता है कि जो किडनी है वो मेच्योर हो जाती है, यूरिनेशन जो स्टार्ट होता है और वो एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बढ़ाता है। अब क्लेफ्ट लिप और पैलेट की कंडीशन में क्या है कि मिक्चुरेशन तो हो ही रहा है, बट जो उसको कम किया जाता है वो क्या किया जाता है, स्वेलो किया जाता है, फिटस जैसे स्वेलो करता है। बट अगर क्लेफ्ट लिप और पैलेट की कंडीशन होगी तो उसको स्वेलो नहीं किया जाएगा, तो वहाँ क्या कंडीशन हो जाएगी, पॉलीहाइड्रोएमनियोस। ठीक है, इसी तरह एक कॉम्प्लिकेशन और देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है, ट्रैकियो इसोफेजल अट्रेसिया विद ट्रैकियो इसोफेजल फिस्टुला। अब ए से क्या है यहाँ पे, अट्रेसिया। अट्रेसिया का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। मींस इसोफेगस वाला जो रीजन है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी वो निकलेगा या जो भी स्वेल करेगा वो स्वेल नहीं कर पाएगा। और ट्रैकियो इसोफेजल फिस्टुला का मतलब क्या है कि जो ट्रैकिया है और इसोफेगस है उन दोनों के बीच में क्या है, एक एब्नॉर्मल कनेक्शन देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा कि जो बेबी है वो स्वेलो नहीं कर पाएगा और क्या कंडीशन हो जाएगी, पॉलीहाइड्रोएमनियोस की। इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है, तो इसके अलावा एक कंडीशन होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में दो कंडीशन है, एक तो होता है स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा, और एक कंडीशन होती है एनेंसिफेली, एनेंसिफेली। इस एनेंसिफेली की मैं सबसे पहले बात करूं तो एनेंसिफेली का मतलब क्या होता है कि जनरली जो बच्चा होता है उसमें क्या होगा कि जो ब्रेन और स्कल है उसका जो
कवरिंग होती है, या अपन कह सकते हैं जो डेवलपमेंट है इसका स्कल और ब्रेन दोनों का क्या होता है, डेवलपमेंट में कमी होती है। मीन्स लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्कल एंड ब्रेन, मीन्स स्कल और ब्रेन दोनों का ही डेवलपमेंट में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, या फिर अपन क्या कह सकते हैं कि जो क्रेनियल वोल्ट है वो क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। मीन्स जो ढक्कन है, मीन्स जो कवरिंग है इनकी, वो क्या होगी, एक तो स्कल और ब्रेन का डेवलपमेंट जब कमी होगी दूसरी इसकी कवरिंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या होगी, जो मेनिजेंस होगी वो क्या होगी, ओपन होगी। वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसुडेशन होगा। ट्रांसुडेशन की वजह से क्या होगा, ट्रांसुडेशन होगा तो क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन होगा। मीन्स पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन देखने को मिलेगी। दूसरा एनेंसेफेली के अंदर एक चीज और क्या देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो फीटल स्वेलिंग रिफ्लेक्स है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। फीटल स्वेलिंग रिफ्लेक्स क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, वो स्वेलो नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे क्या कंडीशन कोज हो जाएगी, पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन कोज हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे और अपन को क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और देखने को मिलती है। जैसे मैंने बात करी कि यहाँ पे कि स्कल और ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या होगी, एब्सेंट होगी, या अपन कह सकते हैं पूरी से डेवलप नहीं होगी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब मुझे पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से क्या सीक्रेट होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है, वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगी वहां से निकलेगा, और वो क्या करता है, जनरली जो डायूरेसिस का प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है। मींस एंटी डायूरेटिक मीन डायूरेसिस के अगेंस्ट काम करता है। मींस यूरिन के साथ जो वाटर लॉस होता है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। अब यहाँ पे पीपीजी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका डेवलपमेंट सही से नहीं है, या आप कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर है, तो वहाँ पे एडीएचएल सिक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एडीएचएल सिक्रेशन होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा, डायूरेसिस। डायूरेसिस मतलब यूरिनेशन जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यूरिनेशन ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या कॉज करेगा, पॉलीहाइड्रोएमनियोस। ठीक है, तो ये एक कारण हो गया एनेंसेफेली। स्पाइना बाइफिडा की मैं बात करूँ, ठीक है, स्पाइना बाइफिडा, तो स्पाइना बाइफिडा में सेम दिक्कत आएगी कि मेनिंजेस जो होंगी वो क्या होंगी, ओपन होंगी ड्यू टू डिफेक्ट, और वहां पे क्या होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन होगा। मींस वो भी क्या कॉज करेगा, पॉलीहाइड्रोएमनियोस। तो ये तो था क्या, फीटल। इसके अलावा अगर मैटरनल की बात करें अपन, मैटरनल फैक्टर्स की, तो मैटरनल फैक्टर्स में क्या होता है कि अगर मदर जो है उसको डायबिटीज मेलाइटस की प्रॉब्लम है, डायबिटीज मेलाइटस की प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, बच्चे के अंदर मीन्स के अंदर क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल जो है वो क्या होगा, बढ़ा हुआ रहेगा। ये ब्लड शुगर लेवल जो है बच्चे में जाएगा, मीन्स फीटस का क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा होगा। फीटस का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा होगा तो वहां पे क्या प्रोसेस देखने को मिलेगी, डायूरेसिस, और डायूरेसिस की वजह से क्या होगा, फर्दर पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन देगी। मींस ईटोलॉजी में क्या हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट कोर्स मैटरनल के अंदर अगर बात करें तो मैटरनल फैक्टर में बात करते हैं तो डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। इसके अलावा मदर के अंदर और क्या देखने को मिल सकता है, तो मदर के अंदर अपन और क्या देखने को मिलेगा, कार्डियक और रीनल डिजीज। कार्डियक और रीनल डिजीज, कार्डियक और रीनल डिजीज के वजह से क्या होगा, कार्डियक और रीनल डिजीज, इसकी वजह से क्या होगा, प्लेसेंटा के अंदर क्या होगा, एडिमा देखने को मिलेगा। तो प्लेसेंटा में एडिमा देखने को मिलेगा तो ट्रांसल्यूटेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ट्रांसल्यूटेशन। तो ट्रांसल्यूटेशन की प्रोसेस बढ़ेगी तो क्या देखने को मिलेगा, पॉलीहाइड्रोएमनियोस। ठीक है, ये कुछ कॉज हो गए। इसके अलावा जो जनरली पॉलीहाइड्रोएमनियोस है वो किस में देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर ये जो है अपन को मोस्ट कॉमनली हाइड्रोएमनियोस की कॉमन देखने को मिलता है। और इस मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर जनरली जो सेकंड सेक होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर भी जो सेकंड सेक होता है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। अब मोनोजाइगोटिक मींस में क्या होता है कि जाइगोट तो एक ही बनता है और वहां से दो फीटस का फॉर्मेशन होता है। अब ये दो फीटस होते हैं, ठीक है, इन दोनों ही फीटस की क्या होती है, एक प्लेसेंटा होती है, उससे ये अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो सेकंड वाला है उसके अंदर जो है
पॉलीहाइड्रोएमनियोज के चांस जो है वो ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो ये अपन ने बात करी ईटियोलॉजी की, और ईटियोलॉजी में अपन ने ये भी देखा कि 50 से 60% कॉजेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, इडियोपैथिक होते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की या क्लासिफिकेशन की। ठीक है, अब पॉलीहाइड्रोएमनियोज को अपन डिवाइड कर सकते हैं किसके अंदर, दो पार्ट के अंदर। पहला होता है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के अंदर अपन क्या चेक कर रहे हैं कि डीप वर्टिकल पॉकेट, मींस यहाँ पे क्या होगा कि जो डीप वर्टिकल पॉकेट होगी, अपन को पता है कि डीप वर्टिकल पॉकेट की नॉर्मल अपन ने 2 से 8 सेंटीमीटर पड़ी है, तो यहाँ पे क्या होगा 8 से 11, 12 से 15 और यहाँ पे क्या होगा 16 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। ये क्या है, अपन इसको क्लासिफाई कर रखा है पॉलीहाइड्रोएमनियोज को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड मींस जो डीप वर्टिकल पॉकेट होगी वो 8 to 11 सेंटीमीटर होगी, यहाँ पे 12 to 15 और यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो पॉलीहाइड्रोएमनियोज की कंडीशन है वो फर्दर 2 टाइप्स की होती है। एक कंडीशन होती है जिसे अपन कहते हैं क्रोनिक कंडीशन, ठीक है, और एक होती है एक्यूट। अब एक्यूट और क्रोनिक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली पाई जाती है वो कौन सी होती है, क्रोनिक कंडीशन। ये क्या है, मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है। और एक्यूट पॉलीहाइड्रोएमनियोज एक्सट्रीमली रेयर होती है, मींस बहुत ही कम कंडीशन में ये केस में जो अपन को देखने को मिलेगी, मींस एक्सट्रीमली रेयर होती है। अगर मैं बात करूं कि इसकी ऑनसेट की, मींस शुरुआत की बात करूं क्रोनिक में, तो यहाँ पे जो एक्यूट ऑफ ऑनसेट जो होती है वो क्या होती है, इंसीडियस होती है। इंसीडियस का मतलब होता है कि ये क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, प्रोग्रेस करती है। मींस जो एमनियोटिक फ्लूइड इकट्ठा होने में फ्यू वीक्स जो है लगा देते हैं, मींस कुछ फ्यू वीक्स के अंदर क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड जो है एमनियोटिक कैविटी में पॉलीहाइड्रोएमनियोज में जितना बढ़ता है उतना बढ़ता हुआ दिखेगा। बट ये शुरुआत कैसे होगी, इंसीडियस। एक्यूट कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होती है, सडन ऑनसेट होता है, मींस अचानक से ही क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ने लग जाता है और ये पहले कुछ दिनों में बढ़ता हुआ दिखेगा, मींस फ्यू डेज में। और ये जनरली फ्यू डेज में क्या होता है, इंक्रीज होने लग जाता है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे ये 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले अपन को देखने को मिलता है। 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी मींस जो एक्यूट कंडीशन है वो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले देखने को मिलेगा और ये सडन ऑनसेट होती है, मींस फ्यू डेज में जो है एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है। जबकि क्रोनिक कंडीशन मोस्ट कॉमन है, इंसीडियस ऑनसेट है, कुछ फ्यू वीक्स लग जाते हैं, धीरे धीरे क्या है, प्रोग्रेस करती है। ये बात करिए अपन ने क्रोनिक और एक्यूट की डेफिनेशन की। अब मैं बात करूंगा क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्रोनिक पॉलीहाइड्रोएमनियोज। ठीक है, तो क्रोनिक पॉलीहाइड्रोएमनियोज की अगर हम बात करें, क्रोनिक पॉलीहाइड्रोएमनियोज, ठीक है, तो डेफिनेशन अपन ने देख ली। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा कि जहां पे आपको पता है कि यूट्रस जो है वो अभी एब्डोमेन में है और एमनियोटिक कैविटी के सराउंडिंग में एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है 2 लीटर से ज्यादा, तो वहां पे क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट फीचर क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। तो वहां पर जब अपन एब्डोमिनल गिर्थ मींस ये जो गिर्थ है उसको जब मेजर करते हैं तो वो कितने ज्यादा आती है, 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा अपन को देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर मैं फंडल हाइट की बात करूं तो यहाँ पे अपन जो फंडल हाइट देखने को मिलती है, फंडल हाइट का मतलब होता है कि सिम्फाई से तीव्र से लेकर जाइफोइड प्रोसेस तक जब हम उसको लेंथ को नापते हैं तो वो कितनी आएगी, 40 सेंटीमीटर से ज्यादा देखने को मिलेगी। एक चीज तो ये। अब एब्डोमिनल डिस्टेंशन है तो सिंपल सी बात है कि जो मदर है उसको ब्रीथिंग में क्या आ रही होगी, डिफिकल्टी आ रही होगी। मींस यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलेगा, डिस्पनिया। ठीक है, डिस्पनिया देखने को मिलता है। या मदर जो है सिटिंग पोजीशन पे जब रहती है तो उसमें क्या होता है, उसको आसानी से क्या होता है, इजीली वो ब्रीथ करती है। बट जैसे वो लाइंग डाउन पोजीशन लेती है तो वहां पे जो है डिस्पनिया देखने को मिलता है ड्यू टू द एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ठीक है, ये क्लिनिकल फीचर हुआ। इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है, इसके अलावा हमको यहाँ पे एडिमा देखने को मिलता है लेग्स में। क्या देखने को मिलता है, एडिमा। इसके अलावा हमको लेग्स में एडिमा देखने को मिलता है या फिर वेरिकोसिटी देखने को मिलती है। मींस वेरिकोस वेन की कंडीशन भी अपन को लेग्स में देखने को मिलेगी। अब क्या हो रहा है कि जैसे एब्डोमिनल डिस्टेंशन है तो यहाँ से क्लिनिकल फीचर क्या होगा कि जो स्किन होगी वो क्या हो जाएगी, फ्लूइड भरने के लिए स्ट्रेच हो जाएगी। मींस वहां पे क्या होगा, टेंस जो है स्किन अपन को जो है टेंस दिखेगी। तो यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एब्डोमेन है वहाँ की जो स्किन है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल टेंस हो जाएगी।
टेंस हो जाएगी और वहाँ पे अपन का स्ट्रिया का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। स्ट्रिया क्या होता है कि अम्बिलिकस जो रीजन है, अब जैसे वो होगा तो वहाँ पे ये कुछ इस तरह की लाइनिंग अपन को देखने को मिलेगी, जो बता रही है कि स्किन जो है वो स्ट्रेच हो रही है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को एक तो एब्डोमिनल स्किन जो भी टेंस दिखेगी और यहाँ पे शाइनी नजर आएगी। ठीक है, शाइनी विथ स्ट्रिया। ठीक है, ये भी एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, पॉलीहेड्रल की स्किन जो होगी वो क्या होगी, टेंस, इसके अलावा शाइनी दिखेगी विथ स्ट्रिया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में कुछ टाइम बाद अपन को यहाँ पे प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन जो है या प्री एक्लेम्सिया के सिम्टम्स भी प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, प्री एक्लेम्सिया के अंदर जो है 3 ट्राइड फीचर देखने को मिलते हैं। वो 3 ट्राइड फीचर कौन कौन से होते हैं, पहला होता है एडिमा, इसके अलावा अपन को देखने को मिलेगा हाइपरटेंशन, और तीसरी कंडीशन देखने को मिलती है प्रोटीन यूरिया। तो ये कंडीशन जो है पॉलीहाइड्रोअम्यूस के अंदर जो है बाद में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जो फंडल, इसके अलावा जो यूट्रस की जो हाइट होती है, ठीक है, जो यूट्रस की हाइट होती है वो हाइट ऑफ यूट्रस, यूट्रस की जो हाइट होगी वो पीरियड ऑफ एमिनोरिया से अपन को ज़्यादा देखने को मिलेगी, मोर देन द पीरियड ऑफ एमिनोरिया। पीरियड ऑफ एमिनोरिया, पीरियड ऑफ एमिनोरिया का मतलब है कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था वहाँ से लेकर अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है उस हिसाब से क्या होता है यूट्रस की हाइट बढ़ती जाती है। अब क्या होता है यहाँ पे जो यूट्रस की हाइट है वो पीरियड ऑफ एमिनोरिया मीन जहाँ से एमसीयू साइकिल एब्सेंट हुई है वहाँ से अगर अपन काउंट करें तो वहाँ से उसके कंपेरिजन में क्या है ज़्यादा है यूट्रस की हाइट ड्यू टू द पॉलीहाइड्रोएम्नियोस। इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है अपन को, इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे कि जो फिटल पार्ट्स है, अब एब्डोमेन का एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जो फिटल पार्ट्स है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे उनको पाल्पेट करना। ठीक है, लाई और प्रेजेंटेशन का पता लगाना भी क्या होगा बहुत ही मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो एक तो फिटल पार्ट्स हो गया। इसके अलावा यहाँ पे फ्लूइड थ्रिल टेस्ट पाया जाता है। फ्लूइड थ्रिल टेस्ट जो है या फ्लूइड थ्रिल जो है ओवरऑल जो एब्डोमेन उस डायरेक्शन में देखने को मिलता है। जनरली जो फ्लूइड थ्रिल टेस्ट है वो अपन किसके लिए करते हैं, एसाइटिस के लिए करते हैं। एसाइटिस या अपन कहें कि एब्डोमेन कैविटी में जो फ्लूइड भरा होता है तो उसको जो है पता लगाने के लिए फ्लूइड थ्रिल टेस्ट किया जाता है। इसमें अपन ये करेंगे कि जो पर्सन होगा या पेशेंट होगा उसको कहा जाएगा कि वो अपना जो भी पाम की एज है वो अम्बिलिकस रीजन पर रखे और ये जो फ्लैंक रीजन है इस फ्लैंक रीजन पे जो एग्जामिनर है वो टैप करेगा और दूसरा हाथ जो होगा उसका एग्जामिनर वो दूसरे फ्लैंक पे होगा तो वहाँ पे जो टैप करेगा वो वेव जो है उसको यहाँ पे आती हुई दिखाई देगी। ये क्या कहलाता है, फ्लूइड थ्रिल टेस्ट या फ्लूइड थ्रिल, जो जनरली एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फ्लूइड का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो कि यहाँ पे पॉलीहाइड्रोअम्नियोस में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे अपन को एक्सटर्नल बेलोटमेंट भी क्या देखने को, एक्सटर्नल बेलोटमेंट भी जो है आराम से इजीली जो है देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल बेलोटमेंट, एक्सटर्नल बेलोटमेंट का मतलब होता है रीबाउंड ऑफ यूट्रस। क्या मतलब होता है इसका, रीबाउंड ऑफ यूट्रस। रीबाउंड ऑफ यूट्रस इसकी अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है, अब जैसे कि ये वाला पार्ट है ना, एक्सटर्नल बेलोटमेंट पर आप क्या करते हैं, यहाँ इस हाथ से क्या करते हैं प्रेशर लगाते हैं। अब फीटस यहाँ प्रेजेंट है तो वो फीटस के जाता है, प्रेशर अप्लाई होता है, फीटस जो है उसको दूसरी तरफ जो है उसको कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। और जब अपन इस हाथ से यहाँ पे फील करते हैं तो जो भी अपने प्रेशर लगाया है वो यहाँ पे आ जाता है। इस चीज को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बेलोटमेंट, जो भी यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है। ये थे कुछ क्लिनिकल फीचर्स क्रोनिक पॉलीहाइड्रोएम्नियोस के। इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो मेन यहाँ पे जो डायग्नोसिस देखने को मिलता है, यहाँ पे जो मेनली डायग्नोसिस होता है वो कौन सा होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में हमने शुरू में देखा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और डी जो पॉकेट है वो सिंगल या जो वर्टिकल पॉकेट है उसको अपन देख लेंगे तो वो अपन को पता चल जाएगी, जो कि कितना होगा, AFI जो होगा वो 25 से ज़्यादा होगा और वो जो होगा वो 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। ये दोनों कंडीशन अल्ट्रासोनोग्राफी में अपन देखेंगे। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी यूज़ की जाती है कि बच्चा जो है उसका लाई क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है उसका पता लगाने के लिए, या फिर यहाँ पे कुछ अदर प्रॉब्लम जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है उसको एक्सक्लूड करने के लिए अपन यूज़ करते हैं, जैसे कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। ठीक है, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए भी अपन जो है अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चा जो है उसमें किसी प्रकार का माल फॉर्मेशन नहीं है उसका भी पता लगाते हैं, जैसे कि खासकर यहाँ पे GIT से रिलेटेड, ठीक है,
मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी एनामलीज होती हैं उनको पता लगाने के लिए भी अपन अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज करते हैं। इसके अलावा अपन ने ईटियोलॉजी में पढ़ा था कि मेंटेनेंस फैक्टर में कि डायबिटिक मेलाइटस, तो यहाँ पे जनरली ब्लड टेस्ट भी करते हैं अपन। ब्लड टेस्ट में अपन क्या करेंगे, एक तो पोस्ट प्रेंडियल शुगर का पता लगाएंगे, इसके अलावा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। ये अपन क्या करते हैं, ब्लड के अंदर करते हैं। तीसरा टेस्ट है यहाँ पे अपन जो करेंगे वो होता है एमनियोटिक फ्लूइड, मींस वहाँ पे अपन क्या करेंगे, एमनियोसेंटेसिस करेंगे। जनरली जो एमनियोसेंटेसिस होता है वो 13 से 15 वीक पे परफॉर्म किया जाता है, ताकि अपन जो एमनियोटिक फ्लूइड एस्पायरेट करेंगे उसमें अपन जनरली क्या देखते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन जो होता है वो इसलिए चेक करते हैं क्योंकि ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के केस में क्या होता है, बढ़ावा देखने को मिलता है। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या आता है, स्पाइना बाइफिडा, एनेंसेफेली वगैरह। अगर वो कंडीशन होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वो पॉलीहाइड्रोएमियूस को कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो इन तीन चीज़ों को जनरली जो है डायग्नोसिस में अपन पता लगाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, कि क्रोनिक की कंडीशन के अंदर मैनेजमेंट अपन कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, अगर माइल्ड कंडीशन है, माइल्ड पॉलीहाइड्रोएमियोस है, ठीक है, पॉलीहाइड्रोएमियोस अगर माइल्ड है, मींस जहाँ पे अपन को डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट 8 से 11 सेंटीमीटर देखने को मिली, 8 से 11 के आसपास देखने को मिलती है, तो उसमें अपन क्या करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का हॉस्पिटलाइजेशन या ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ये कंडीशन कहलाती है माइल्ड पीएचडी। इसमें अपन क्या करते हैं, फीमेल को बेड रेस्ट के लिए कहते हैं। मिस में जो बेड रेस्ट है वो कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया जाता है, बट इसमें किसी प्रकार के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। फिर आता है सीवियर पीएचडी, मतलब सीवियर पॉलीहाइड्रोएमियोस की कंडीशन, सीवियर पॉलीहाइड्रोएमियोस, ठीक है। इसमें अपन क्या देते हैं, सबसे पहले सपोर्टिव थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी देते हैं। अब सपोर्टिव थेरेपी में क्या होता है कि एक तो पेशेंट फीमेल जो है उसको बेड रेस्ट दिया जाएगा, और जो बैक रीजन है उसको भी रेस्ट दिया जाएगा, बेड रेस्ट विद बैक रेस्ट, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है कि जनरली जो पॉलीहाइड्रोएमियोस में एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है, डायलिसिस। तो उस डायलिसिस को अगर मैं कम कर दूं, मींस फीटल यूरिन आउटपुट को कम कर दूं, तो मेरा काम हो सकता है। तो मैं इसके लिए अपन क्या देते हैं, एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे COX-2 इनहिबिटर दी जाती है, COX-2 इनहिबिटर। ये COX-2 इनहिबिटर का एग्जांपल क्या है, सुलिनैक, ठीक है। ये दी जाती है, कितनी दी जाती है, ये 200 मिलीग्राम, ठीक है, 12 आवर्स के अंदर। और इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ये जब ड्रग दी जाती है तो ये अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं या अंडर सुपरविजन होती है। ये करती है जो फीटल यूरिन आउटपुट है, फीटल यूरिन आउटपुट है उसको क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉलीहाइड्रोएमियोस की कंडीशन में क्या होगा, सुधार देखने को मिलेगा। तो एक काम क्या कर सकते हैं, सपोर्टिव थेरेपी, जिसमें बेड रेस्ट बैक रेस्ट दिया जाता है, और ड्रग में जनरली COX-2 इनहिबिटर दी जाती है 200 मिलीग्राम हर 12 घंटे में दी जाती है, अंडर सुपरविजन में रहते हैं पेशेंट, और उसमें जो है फीटल यूरिन आउटपुट डिक्रीज होता है, जिससे पॉलीहाइड्रोएमियोस की कंडीशन में पॉलीहाइड्रोएमियोस कंडीशन जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा एक ड्रग और देते हैं अपन, कौन सी, इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन ये भी क्या होती है, NSAIDs होती है, और ये कितनी देते हैं अपन, 25 mg। इंडोमिथासिन देते हैं 25 mg, और ये भी क्या करते हैं, फीटल यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करती है, इससे क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता नहीं है, ठीक है। ये क्या है, सपोर्टिव थेरेपी है। इसके बाद हम बात करते हैं मैटरनल डिस्ट्रेस की, कि अगर मदर जो है वो डिस्ट्रेस में है तो उस वक्त अपन क्या करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक तो मैटरनल डिस्ट्रेस है, एक फीटल एब्नॉर्मलिटी है। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं अभी मैटरनल डिस्ट्रेस की, कि मदर जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ने की वजह से क्या है, डिस्ट्रेस में। अब यहाँ पे दो कंडीशन में हो सकती है मदर, एक तो हो सकती है कि प्रेगनेंसी 37 वीक्स के पहले, मीन 37 वीक अभी कंप्लीट नहीं हुए, और एक कंडीशन हो सकती है 37 वीक के बाद, ठीक है। अब 37 वीक से पहले की कंडीशन है, तो यहाँ पर अपन को करना है, वेट करना है कि फीमेल जो है वो टर्म तक आ जाएगी, 37 वीक तक आ जाए, और उस वक्त अपन को क्या करना है, जो डिस्ट्रेस है उसको क्या करना है, रिलीव करना है, रिलीव डिस्ट्रेस। ब्लड डिस्ट्रेस को रिलीव करके अपन को 37 वीक का जो है प्रेगनेंसी को वो इंतजार करना है, वेट करना है। अब डिस्ट्रेस को रिलीव करने के लिए अपन क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, एमनियोसेंटेसिस। क्या परफॉर्म करते हैं, एमनियोसेंटेसिस।
अब एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या है कि एमनियोटिक कैविटी से एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पायरेट करना। एस्पायरेट करने से क्या होगा, अब ऐसा तो नहीं कि अपन एक साथ ही जो है वो पूरा अमाउंट या ज्यादा से ज्यादा अमाउंट एस्पायरेट कर ले। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन क्या परफॉर्म करते हैं, स्लो डिकम्प्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, स्लो डिकम्प्रेशन। स्लो डिकम्प्रेशन करने का फायदा क्या होता है कि अपन अगर एकदम से एमनियोटिक फ्लूइड जो है एस्पायरेट कर लेंगे तो क्या होगा, अचानक से जो है हेमरेज देखने को मिलेगा, सडन ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, जो रोकने में अपन को क्या होगी, दिक्कत आएगी। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, स्लो डिकम्प्रेशन करते हैं, मींस 500 ml एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं पर आवर के अंदर। और ऐसे करते करते अपन को क्या करना है, इस रेट से अपन क्या करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं। और ये अपन को कब तक करते जाना है, जब तक कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की वैल्यू 25 सेंटीमीटर से कम नहीं हो जाती। या फिर मैं कह सकता हूँ कितना फ्लूइड निकाल दूंगा मैं यहाँ पे, कम से कम 1.5 लीटर के आसपास। मीन्स मैं कह सकता हूँ 1 से 1.5 लीटर के आसपास फ्लूइड जो है मुझे एस्पायरेट करना है वाया द प्रोसीजर एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड जो निकालेंगे तो उससे अपन जो है जब इससे अपन फीटल लंग मैच्योरिटी का भी पता लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं, फीटल लंग मैच्योरिटी। ठीक है, ये काम अपन को कब करना है, जब प्रेगनेंसी 37 वीक से पहले है। हमें क्या वेट करना है, टर्म कंडीशन का वेट करना है। तब तक अपन को डिस्ट्रेस रिलीव करने के लिए एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर परफॉर्म करना है। इसमें अपन क्या करते हैं, स्लो डिकम्प्रेशन करते हैं, पर आवर 500 ml जो है वो एस्पायरेट करते हैं। इसके अलावा एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड को अपन एक बार में नहीं निकालते क्योंकि उसमें जो है ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड जब तक इंडेक्स जो है 25 सेंटीमीटर तक कम नहीं होती तब तक अपन को एस्पायरेट करना है। और यहाँ पे एस्पायरेशन जो है जनरली 1 to 1.5 लीटर के आसपास किया जाता है। ये था अपना 37 वीक से पहले का मैनेजमेंट। ठीक है, अब 37 वीक से ज़्यादा अगर प्रेगनेंसी है तो इस केस में अपन को करना है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेबर को जो है इंड्यूस कराया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, एमनियोसेंटेसिस का जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म करेंगे। एमनियोसेंटेसिस से जो भी अपना अच्छा अमाउंट में या इतना अमाउंट अपन रिलीव कर देंगे, जो मतलब डिस्ट्रेस है उसको रिलीव करने के लिए एमनियोसेंटेसिस करेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड को अपन ने निकाल दिया है। एमनियोटिक फ्लूइड निकालने के बाद में जो बच्चा है उसकी लाइफ और प्रेजेंटेशन के बारे में पता लगाएंगे कि इसकी फीटल लाइफ और प्रेजेंटेशन क्या है। अगर प्रेजेंटेशन जैसे लॉन्जिट्यूडनल है या फिर ट्रांसवर्स है या फिर ओब्लिक है, अगर ट्रांसवर्स है तो अपन को प्रॉब्लम आएगी, तो उसको जो है प्रेजेंटेशन को करेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में अपन को क्या करना है, इन्फ्यूजन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन ड्रिप जो है वो स्टार्ट करनी है। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन ड्रिप स्टार्ट करिए ताकि क्या हो, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो। और इसके बाद में यहाँ पे क्या जाता है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, डिलीवरी हो जाती है। मीन्स यहाँ पर अपन ने क्या करा कि अगर प्रेगनेंसी 37 वीक के क्रॉस कर चुकी है, मीन्स यहाँ पर अपन को करना है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके लिए अपन पहले एमनियोसेंटेसिस का प्रोसीजर करेंगे। उसके बाद में फिटल लाइव प्रेजेंटेशन को पहचाना जाएगा कि भाई कौन सी लाइव प्रेजेंटेशन है, कि लॉन्जिट्यूडनल है या फिर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। उसके बाद में ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन जो है अपन को स्टार्ट करना है, फिर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी और आर्टिफिशियली जो है मेम्ब्रेन को रप्चर करना है और फाइनली क्या हो जाएगा, बच्चे को डिलीवर करना है। ये बात थी जब प्रेगनेंसी 37 वीक्स पे है, मेटरनल डिस्ट्रेस। अब बात कर रहे हैं अपन फिटरनल एब्नॉर्मलिटी की। अब फिटरनल एब्नॉर्मलिटी है कॉन्जेनिटल, जिसके अंदर अपन ने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, क्लेफ्ट लिप, पैलेट है, ट्रेकियोसिस फिस्टुला है, इन सब के बारे में अपन ने बात करी। अब उसके अंदर अपन को मैनेजमेंट की अगर बात करें, फिटल एब्नॉर्मलिटी, तो फिटल एब्नॉर्मलिटी अगर है तो उस वक्त अपन को ये नहीं देखना है कि प्रेगनेंसी या उस वक्त अपन को गेस्टेशन के बारे में नहीं देखना है कि गेस्टेशन कितना हो गया है, कितना टाइम जो है प्रेगनेंसी हो गया। अपन को क्या करना है, टर्मिनेट करनी है प्रेगनेंसी। क्या करनी है, टर्मिनेशन। ठीक है, तो टर्मिनेशन कर दिया जाएगा विदाउट फोकसिंग ऑन द गेस्टेशनल एज। ठीक है, गेस्टेशनल एज पर अपन को फोकस नहीं करना है, अपन को करना है टर्मिनेशन करना है। टर्मिनेशन करने के लिए सेम प्रोसीजर वही होगा, एमनियोसेंटेसिस करेंगे ताकि एमनियोटिक फ्लूइड अपन जो भी कितना एस्पायरेट कर सकते हैं वो एस्पायरेट करेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, लेबर इंड्यूस कराने के लिए वेजाइनली क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जेल का इंसर्शन करेंगे, जेल इंसर्शन वेजाइनली। ठीक है, वेजाइनली अपन ने क्या करा कि वेजाइना के द्वारा प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जेल का इंसर्शन करा।
ठीक है। तो फिटल एब्नॉर्मलिटी में देखा कि अपन ने गेस्टेशनल एज पे ध्यान नहीं देना है, टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी को। लेबर को इंड्यूस करने से पहले एमनियोसेंटेंसी का प्रोसीजर किया जाएगा, उसके बाद में वेजाइनली प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जेल में इंसर्ट किया जाएगा ताकि लेबर इंड्यूस हो, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और फिटस जो है उसको डिलीवर कर देंगे। ये थी फिटल एब्नॉर्मलिटी का मैनेजमेंट। इसके अलावा अपन लेबर की टाइम की बात करें तो लेबर के टाइम पे क्या होता है, ड्यूरिंग लेबर, अब लेबर के वक्त क्या होता है, पीपीएच पोस्टपार्टियल हेमरेज या पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज को मुझे प्रिवेंट करना है, ठीक है, होने नहीं देना। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही शोल्डर की डिलीवरी होगी तो मैं मिथार्जिन का इंजेक्शन लगाऊंगा, इंजेक्शन मिथार्जिन 0.2 मिलीग्राम, ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। मिथार्जिन, ठीक है, 0.2 mg, ठीक है। तो ड्यूरिंग लेबर क्या होता है कि जैसे ही शोल्डर की डिलीवरी होती है, पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए मिथार्जिन का इंजेक्शन लगाया जाता है 0.2 mg। इसी के साथ अपन ने क्रोनिक पॉलीहाइड्रोनिस देख लिया। अब अपन फटाफट रिव्यू कर लेते हैं एक्यूट पॉलीहाइड्रोनिस की और उसके मैनेजमेंट की, ठीक है। तो एक्यूट पॉलीहाइड्रोनिस, जैसा कि शुरू में अपन ने बात करी कि ऑनसेट जो होती है वो क्या होती है, सडन होती है, ठीक है। इसके अलावा 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले होती है, 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अलावा अपन ने और क्या देखा इसके अंदर कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर ये देखने को मिलता है, मेनली मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस में कॉमन क्या है कि जाइगोट एक ही बनता है, ठीक है। इसके अलावा और अपन इसमें देखें तो और क्या देखने को मिलेगा अपन को, ठीक है। तो इसके अंदर अपन को एक तो इसमें जनरली देखने को मिलता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जिसके अंदर क्या है TTTS और FFTS की कंडीशन है। TTS क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम होते हैं, जैसे फिटोफेटल है, ट्विन टू ट्विन, क्या फुल फॉर्म है इसकी, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ठीक है। या तो अपन उसको क्या कहते हैं, TTTS कहते हैं, ट्विन टू ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, या FFTS मतलब फिटोफेटल ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि अपन ने बात करी मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरह की नजर आएगी, ठीक है। एक ही प्लेसेंटा होगा, ठीक है, और एक फिटस तो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, एक फिटस बड़ा होगा और एक फिटस छोटा होगा, और ये अम्बिलिकल कोर्ड से सिंगल प्लेसेंटा से सिंगल कोरियन से अटैच होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लेसेंटा क्या होगी, एक होगी, वन प्लेसेंटा, एक प्लेसेंटा होगी और दो बच्चे होंगे, दो फीटस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक रिसिपिएंट होगा और एक देने वाला होगा, मींस एक डोनर होगा और एक रिसिपिएंट होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिसकी वजह से ये सप्लाई होता है, उन ब्लड वेसल्स में एब्नॉर्मलिटी की वजह से क्या होता है कि एक का ब्लड दूसरे में क्या होता है, ट्रांसफ्यूज हो जाता है। तो जो डोनर होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, रिसिपिएंट में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। डायग्राम में जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में उसमें समझा रखा है कि यहाँ पे अपन को डोनर और रिसिपिएंट अलग अलग कंडीशन देखने को मिलेगी। वो कौन कौन सी कंडीशन होती है उसके बारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस की जो कंडीशन है जिसमें अपन बात कर रहे हैं, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, इसमें एक फिटस लार्ज और एक छोटा होगा। अब जो फिटस स्मॉल है वो तो क्या है, डोनर की तरह काम करता है और ये रिसिपिएंट की तरह काम करता है। अब ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, जैसे अपन कहते हैं ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम कह रहे हैं, तो जो डोनर होगा वहाँ पे क्या होगा, ब्लड की कमी होगी, मींस एनीमिया देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, यूरिन आउटपुट कम होगा और ओलिगोहाइड्रोएमियोस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस अगर वाली कंडीशन है और TTS है, तो उसमें जो डोनर होता है उसमें अपन को क्या ओलिगोहाइड्रोएमियोस देखने को मिलता है या पॉलीहाइड्रोएमियोस। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होती हैं वो डोनर की कुछ इस प्रकार है। इसी का उल्टा जो रिसिपिएंट होता है, मींस जो रिसीव कर रहा है, तो वहाँ पे अपन को हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, पोलीयूरिया और पॉलीहाइड्रोएमियोस देखने को मिलेगा। इसको अपन डिटेल में कभी नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। इसके अलावा अपना फोकस था एक्यूट पॉलीहाइड्रोएमियोस। तो वहाँ पे मैनेजमेंट की अगर बात करें या सिम्टम की बात करें तो जनरल सिम्टम जो होते हैं उसी तरह देखने को मिलते हैं जैसे क्रोनिक पॉलीहाइड्रोएमियोस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। इसके अलावा यहाँ पर आपको नोजिया और वोमिटिंग भी जो है देखने को मिलती है एक्यूट वाले केस में। इसके अलावा यहाँ पे भी प्री एक्लेम्सिया के सिम्टम प्रेजेंट हो सकते हैं। जो लेग्स है वहाँ पे एडिमा है, वेरिकोसिटीज है, ये अपन को देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट में अपन जनरली एमनियोसेंटेसिस करते हैं ताकि सिम्टम्स जो है वो अपन को रिलीव हो जाए। बट डिजीज को क्योर करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, लेजर एब्लेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, लेजर एब्लेशन। ठीक है, उससे अपन क्या करते हैं, जो पोज है मींस जो पोज है, खासकर पोज अपने यहाँ पे क्या है, ये मोनोजाइगोटिक
वाला वो क्या हो जाता है, क्योर हो जाता है। इसी के साथ जो है अपने एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर के अंदर पॉलीहाइड्रोएमनियोस अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ओलिगोहाइड्रोएमनियोस और एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू के, उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।